लेट्स माइक आज का नमस्कार, लेट्स अखबार। माइक में आपका स्वागत है। अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा विरोधी नीतियों और बयानों को लेकर कनाडा में पैदा हुए गुस्से, अपमान और असंतोष का गहरा चित्रण किया गया है। लेख बताता है कि ट्रंप की टैरिफ, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां और कनाडा को 51वां राज्य कहने जैसी बातों ने कनाडाई नागरिकों को झकझोर दिया है। पहले जो अमेरिका का सबसे करीबी पड़ोसी था, वहां अब अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। कनाडा में बाय कैनेडियन जैसे अभियानों से अमेरिकी सामानों का बहिष्कार हो रहा है। लोग अमेरिकी यात्राएं रद्द कर रहे हैं और अमेरिकी उत्पादों की बिक्री में गिरावट आई है। यहाँ तक कि अमेरिकी कंपनियां भी अब अपने कनाडाई मूल को प्रमोट करने लगी हैं। ट्रंप की गलत सूचनाओं, जैसे कि फेंटानिल तस्करी या अप्रवासियों की आमद का दोष कनाडा पर डालना को लेकर भी वहां गहरी नाराजगी है। इस लेख में यह भी बताया गया है कि ट्रंप की बयानबाजी सिर्फ आर्थिक विवाद नहीं, बल्कि कनाडा की संप्रभुता और गरिमा पर सीधा हमला है। कनाडाई बुद्धिजीवी, पत्रकार और आम नागरिक अब अमेरिका से दूरी बनाकर यूरोप और मेक्सिको जैसे विकल्पों की ओर देख रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी कनाडा की स्वतंत्र पहचान और आत्मसम्मान को लेकर नई बहस छिड़ गई है। लेख अंत में ये तीखा लेकिन व्यंग्यपूर्ण निष्कर्ष निकालता है कि ट्रंप ने कनाडा की एकता और आत्मचिंतन को जितना मजबूत किया है, उतना शायद कोई कनाडाई प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाया। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में लेखिका रेचेल कॉनोली एक बेहद आम लेकिन अनकही बात पर ध्यान खींचती हैं कि अब समाज में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है जो बच्चों को देखकर चिढ़ जाते हैं, उन्हें सार्वजनिक जगहों पर देखना झेलना तक नहीं चाहते। रेचेल खुद भी उन महिलाओं में से है जो बच्चा नहीं चाहती, लेकिन वो साफ कहती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को जिंदगी से बाहर कर दिया जाए। लेख का मकसद दरअसल ये दिखाना है कि आज जब ब्रिटेन में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तब एक और अजीब सोच सामने आ रही है कि बच्चे सार्वजनिक जगहों से भी गायब हो जाएं, जैसे रेस्तरां, कैफे, पब या पार्क में बच्चों का शोर मचाना अब कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। लोग आंखें घुमाते हैं, ताने कसते हैं, यहाँ तक कि बच्चों के प्रवेश पर रोक की बात भी होती है। लेखिका मानती हैं कि बच्चों के व्यवहार में कभी कभी परेशानी हो सकती है, लेकिन क्या हर परेशानी पर उन्हें समाज से काट देना सही है? क्या हम सब बच्चों के बिना जी सकते हैं? क्या हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और वो महिलाएं जो उन्हें पालती हैं, उन्हें भी सांस लेने और बाहर आने जाने का हक है। असल में लेख उस बढ़ती असंवेदनशीलता की ओर इशारा करता है जो हमें दूसरों की जिंदगी, खासकर बच्चों वाली जिंदगी को लेकर हो गई है। लेख हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारे अपने बच्चे हों या नहीं, लेकिन एक जीवंत, मानवीय समाज वही होता है जहां बच्चे, उनके माता पिता और बाकी लोग एक साथ रह सकें, थोड़ी अव्यवस्था, शोर और मासूमियत के साथ। बात यह नहीं कि आपको बच्चे चाहिए या नहीं, बात यह है कि क्या आप एक ऐसे समाज में जीना चाहते हैं जहां इंसानियत की जगह केवल अनुशासन और चुप्पी हो। अगर नहीं, तो बच्चों को भी उसी अपनापन और स्पेस के साथ देखिए जैसे आप खुद अपने लिए चाहते हैं। पीपल्स डेली में प्रकाशित लेख चीन द्वारा जापानी हमले के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिरोध की 88वीं वर्षगांठ और विश्व में फासीवाद के खिलाफ युद्ध में जीत की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर लिखा है। लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ अतीत की याद या शहीदों को श्रद्धांजलि देना नहीं है, बल्कि इसके जरिए चीन ये संदेश देना चाहता है कि इतिहास को याद रखना आज की दुनिया के लिए क्यों जरूरी है। लेख खास तौर पर इस बात पर जोर देता है कि कैसे चीन का जापान के खिलाफ संघर्ष केवल एक देश की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये पूरी दुनिया में फासीवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई का अहम हिस्सा था। लेख का असल मकसद उन आधुनिक खतरों की ओर ध्यान दिलाना है जो आज वैश्विक शांति को चुनौती दे रहे हैं, जैसे एक तरफा सैन्य कार्रवाई, दबाव की राजनीति और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की प्रवृत्ति। चीन इस लेख के जरिए ये कहना चाहता है कि अगर आज भी दुनिया ने उस अतीत से सबक नहीं लिया, तो शांति और न्याय की नींव हिल सकती है। लेख इस चिंता को भी सामने रखता है कि कुछ ताकतें इतिहास को झुठलाने या पुराने युद्धों की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही हैं, जो एक खतरनाक चलन है।
लेख अंत में एक वैश्विक अपील करता है कि सभी देश आपस में सहयोग करें, टकराव की बजाय संवाद करें, साझेदारी को प्राथमिकता दें और इतिहास को मिटाने की नहीं बल्कि उससे सीख लेने की दिशा में काम करें। ये लेख चीन की उस छवि को भी दोहराता है कि वो खुद को शांति के पैरोकार और न्याय के समर्थक के रूप में देखता है और चाहता है कि पूरी दुनिया एक साझा शांतिपूर्ण भविष्य की दिशा में साथ चले। इतिहास को भुलाना न सिर्फ अतीत का अपमान है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की शांति के लिए भी खतरा है। आज जब दुनिया फिर से अस्थिरता और टकराव की ओर बढ़ रही है, तब हमें मिलकर उस संघर्ष और बलिदान की याद ताजा करनी चाहिए जिसने आजादी, न्याय और शांति की नींव रखी थी। द डेली स्टार में प्रकाशित लेख वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के बहाने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की कमजोर होती हालत और उस पर मंडराते खतरों की ओर ध्यान दिलाता है। लेख का मुख्य मकसद ये समझाना है कि अगर बांग्लादेश को आर्थिक मंदी से उबरना है, तो उसे सिर्फ कर्ज या बाहरी मदद पर नहीं, बल्कि साहसिक और तेज सुधारों पर भरोसा करना होगा। रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक व्यापारिक तनाव बांग्लादेश की सुधार योजनाओं को पटरी से उतार सकते हैं। लेख उन अहम समस्याओं की ओर इशारा करता है जो फिलहाल बांग्लादेश को घेर रही हैं, जैसे अमेरिका द्वारा बांग्लादेशी सामानों पर भारी टैरिफ लगाना, विदेशी निवेश का गिरना, एक्सपोर्ट में तेज गिरावट और रुपए की कमजोरी। इसके साथ ही लेख ये भी बताता है कि अगर सुधारों में गंभीरता और राजनीतिक स्थिरता लाई जाए, तो अगले 2-3 वर्षों में ग्रोथ फिर से तेज हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बांग्लादेश में महंगाई पिछले सालों से काफी ज्यादा रही है। हालांकि अब इसमें थोड़ी राहत दिख रही है, लेकिन इस राहत को टिकाऊ बनाने के लिए सरकार को आपूर्ति तंत्र सुधारने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर फोकस करना होगा। लेख का असल संदेश यही है कि केवल बयानबाजी या सीमित सुधारों से काम नहीं चलेगा। सरकार को बैंकिंग, टैक्स व्यवस्था और पब्लिक फाइनेंस में गहरी और पारदर्शी सुधारों को लागू करना होगा। और ये काम आधे अधूरे मन से नहीं, बल्कि पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ करना होगा। संक्षेप में ये लेख बांग्लादेश को सचेत करता है कि दुनिया की बदलती आर्थिक स्थिति में खुद को संभालने और आगे बढ़ने के लिए उसे अब गंभीर, तेज और निडर सुधार करने होंगे, वरना वैश्विक अस्थिरता और घरेलू कमजोरी मिलकर उसकी आर्थिक नींव को और हिला सकती है। द डेक्कन हेराल्ड में प्रकाशित लेख चुनाव आयोग की पारदर्शिता की कमी और उसकी दोहरी नीति की तीखी आलोचना करता है। लेखक ने इस बात पर सवाल उठाया है कि जिस चुनाव आयोग को खुद अपने पुराने आदेशों और चुनाव से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड तक की जानकारी नहीं है, वही आज बिहार के मतदाताओं से उनके जन्म का प्रमाण और नागरिकता के दस्तावेज मांग रहा है, वरना वोट देने से वंचित किए जाने की धमकी दे रहा है। ये स्थिति सिर्फ प्रशासनिक असंगतियों का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर पड़ रहे खतरे का संकेत है। लेख में बताया गया है कि चुनाव आयोग से अब आरटीआई के जरिए अलग अलग चुनावी दस्तावेज मांगे गए, जैसे रिटर्निंग ऑफिसरों की सूची, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, खर्च की निगरानी रिपोर्ट या मतदान के बाद की जरूरी रिपोर्ट्स। तो आयोग ने बार बार जवाब दिया कि उनके पास ये जानकारी उपलब्ध नहीं है। कई बार तो आयोग ने ये तक कहा कि मांगी गई जानकारी सूचना की परिभाषा में ही नहीं आती। लेकिन एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जब ऐसी ही एक रिपोर्ट महाराष्ट्र से प्राप्त कर ली, तो आयोग के कोई रिकॉर्ड नहीं है वाले दावे की पोल भी खुल गई। लेखक इस रवैये की तुलना उन सत्तावादी व्यवस्थाओं से करता है जहां सरकारें अपने नागरिकों से जानकारी तो मांगती हैं, लेकिन खुद जवाबदेह नहीं बनना चाहती। बिहार में मतदाता सत्यापन के नाम पर जो हो रहा है, लेखक उसे एक खतरनाक प्रयोग मानते हैं, जो अगर सफल रहा तो देश भर में दोहराया जा सकता है। संक्षेप में ये लेख इस बात पर केंद्रित है कि एक लोकतंत्र में पारदर्शिता सिर्फ नागरिकों से नहीं, बल्कि सत्ता संस्थाओं से भी अपेक्षित होती है। अगर चुनाव आयोग जैसी संस्था ही खुद को जनता की निगाहों से बचा रही है, तो ये लोकतंत्र की बुनियाद को हिला देने वाली बात है। लेख हमें चेतावनी देता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना चुनाव सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएंगे। मोर देन रेडियो फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news
टॉक शोज, इंटरव्यूज, रेडियो शो, पॉडकास्ट